देखें, जब भी दुनिया में कोई बड़ा बहरान आता है ना, तो एक उसूल हमेशा काम करता है। जब खौफ बढ़ता है तो सोना चमकता है। ये एक ऐसी बात है जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या हो अगर ये उसूल ही टूट जाए? जरा सोचें, एक तरफ दुनिया जंग के दहाने पर खड़ी हो और दूसरी तरफ वो असासा जो हमेशा से सबसे महफूज समझा जाता था, यानी सोना, तारीख की बदतरीन गिरावट का शिकार हो जाए। ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है और आज हम इसी की गत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सीन कुछ ऐसा था कि आलमी सतह पर शदीद कशीदगी फैली हुई थी। अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़े अपने उरूज पर था, जिससे दुनिया की सबसे अहम तेल की गुज़रगाहों को खतरा लाहक हो गया था। इस खबर ने मालियाती मंडियों में जैसे क़यामत बर्पा कर दी हो। चीन से लेकर यूरोप और अमेरिका तक स्टॉक मार्केट्स धड़ाधड़ गिर रही थीं और हर तरफ एक खौफ का आलम था। अब देखें, बुहरान के जो रिवायती उसूल हैं उनके मुताबिक कुछ चीज़ें तो बिल्कुल वैसी ही हुईं जैसी होनी चाहिए थीं। तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं और स्टॉक मार्केटें ज़मीन बोस हो गईं। ये सब मुतवक्का था। लेकिन फिर एक ऐसी चीज़ हुई जिसने सबको हिला कर रख दिया। सोना, जिसे ऐसी सूरत हाल में सरमायाकारों का सहारा बनना चाहिए था, वो खुद बुरी तरह नीचे गिर गया। और ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी। हम बात कर रहे हैं एक हफ्ते में 11% कमी की। ये 1983 के बाद सोने की कीमत में आने वाली सबसे बड़ी हफ्तावार गिरावट थी। आप अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ चंद घंटों में मार्केट से तकरीबन $2 ट्रिलियन का सफाया हो गया। ये इस मौमे की संगीनी को जाहिर करता है। एक बहुत बड़े मालियाती इदारे नमूरा ने इस अजीबोगरीब सूरत हाल को एक चार्ट में दिखाया और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तेल और सोने ने अपनी जगहें बदल ली हों। मतलब जहां जंग का खौफ तेल को ऊपर की तरफ धकेल रहा था, वहीं सोना गहरे पानियों में गोते लगा रहा था। ये कोई क्यास हराई नहीं, ये ठोस डेटा था जो सबके सामने था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब सरमायाकारों को सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत थी, तो उनकी सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी यानी सोने ने ही उन्हें धोखा क्यों दे दिया? चलें, इसकी तहकीकात शुरू करते हैं। हमारा पहला मुश्तबा वो है जिसे माहिरीन माशियात सबसे वाज़े वजह मानते हैं, यानी इफ़रात ज़र का खौफ, या जिसे हम इन्फ्लेशन का जाल भी कह सकते हैं। तो हुआ ये कि एक जंजीरी रद्द अमल शुरू हुआ। जंग की वजह से तेल महंगा हुआ, जिससे हर चीज़ महंगी होने का खतरा पैदा हो गया, यानी इफ़रात ज़र का खतरा। अब इस इफ़रात ज़र को रोकने के लिए दुनिया भर के मरकज़ी बैंकों ने इशारा दिया कि वो मईशत को ठंडा करने के लिए शरह सूद को बुलंद रखेंगे, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और ये इक़्तिबास इसकी वजह बिल्कुल वाज़े करता है। देखें, सोने पर कोई बाकायदा सूद या मुनाफा तो मिलता नहीं है। इसके बरक्स, जब बैंक आपके कैश पर ज़्यादा शरह सूद की पेशकश कर रहे हों, तो सरमायाकारों के लिए सोना रखने की लागत बढ़ जाती है। तो वो सोचते हैं कि सोना बेचकर ऐसी जगह पैसा लगाया जाए जहां गारंटी शुदा रिटर्न मिल रहा हो। अच्छा, तो ये तो थी एक वजह। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब आते हैं अपने दूसरे मुश्तबा की तरफ। ये माशी थ्योरी से ज़्यादा मार्केट में फैली अफरा तफरी के बारे में है। इसे कहते हैं कैश के लिए दौड़। इसे समझने के लिए एक फायर सेल का तस्वुर करें। जब स्टॉक मार्केट गिरती है ना, तो बड़े सरमायाकारों को अपने नुकसानात पूरे करने के लिए फौरी नकद रकम यानी कैश की ज़रूरत पड़ती है। अक्सर उन्हें मार्जिन कॉल्स आती हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें अपने उधार लिए हुए पैसे फ़ौरन चुकाने पड़ते हैं। अब इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो क्या बेचेंगे? वो वही चीज़ बेचेंगे जो सबसे आसानी से और सबसे जल्दी बिक सकती हो, और वो चीज़ सोना है। जैसा कि माहिरीन बताते हैं, सरमायाकार सोना इसलिए नहीं बेच रहे थे कि ये कोई बुरा असासा बन गया है, बल्कि इसलिए कि वो इससे हासिल होने वाले मुनाफे को दूसरी जगहों पर होने वाले नुकसानात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। यूं समझें कि सोना उनकी मजबूरी का शिकार हो गया। और मज़े की बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अगर हम तारीख पर नज़र डालें तो 2008 के मालियाती बहरान और 2020 की वबा के शुरू में भी सोने की कीमतों में इब्तदाई तौर पर बड़ी गिरावट देखी गई। ये एक पैटर्न है जो ये जाहिर करता है कि बहरान के पहले झटके में कैश की तलब हर चीज़ पर हावी हो जाती है। अब आइए अपने तीसरे और आखिरी मुश्तबा की तरफ चलते हैं, और ये शायद सबसे गहरी वजह हो सकती है कि सोने की अपनी शनाख्त और उसकी तिजारत का तरीका ही बुनियादी तौर पर बदल गया है। देखें, आज का सोना सिर्फ वो ईंटें नहीं है जो तिजोरियों में रखी जाती हैं। अब ये एक बहुत ही पेचीदा मालियाती असासा बन चुका है। इसकी तिजारत ETFs यानी स्टॉक मार्केट पर सोने के शेयर्स और फ्यूचर्स यानी मुस्तकबिल की कीमत पर खरीदो फरोख्त के मुआहिदों के जरिए होती है। इस वजह से इसमें उतार चढ़ाव बहुत बढ़ गया है, और अब ये सिर्फ एक महफूज पनाहगाह नहीं रहा, बल्कि बड़े बड़े हेज फंड्स के लिए एक तिजारती आला बन चुका है। ये इक़्तिबास इस मामले की जड़ तक पहुंचता है।
ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ سونے کی قیمت خوف سے چلتی ہے، لیکن حقیقت میں بحران کے دوران اس کی قیمت کا تعین تکنیکی مالیاتی عوامل جیسے شرح سود اور ڈالر کی قدر سے ہوتا ہے۔ خوف صرف کہانی کا ایک حصہ ہے۔ تو ان تمام سراغوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ہم اس تحقیقات کے فیصلے پر پہنچتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سونے کا ایک نہیں بلکہ دو چہرے ہیں۔ اس تضاد کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سمجھیں سونا مختلف لوگوں کے لیے مختلف معنی رکھتا ہے۔ ایک قلیل مدتی تاجر کے لیے یہ ایک تیز رفتار اتار چڑھاؤ والا اثاثہ ہے جسے فوری کیش کے لیے بیچا جا سکتا ہے، لیکن چین جیسے ملک کے مرکزی بینک کے لیے جو دہائیوں کا سوچتا ہے، یہ اب بھی ڈالر کے مقابلے میں ایک حتمی محفوظ پناہ گاہ ہے۔ تو حتمی فیصلہ یہ ہے کہ اس کا کوئی ایک مجرم نہیں تھا، بلکہ یہ ان تمام عوامل کا ایک مجموعہ تھا جہاں قلیل مدتی ضرورتیں یعنی فوری کیش کی طلب طویل مدتی حکمت عملی پر غالب آ گئیں۔ بحران کے پہلے جھٹکے میں سونا ایک بینک اکاؤنٹ یا ATM کی طرح کام کرتا ہے، تجوری کی طرح نہیں۔ اس سے ایک سرمایہ کار کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بحران کے ابتدائی لمحات میں لیکوڈیٹی یعنی نقد رقم ہی اصل بادشاہ ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں اس تجزیے کے آخری اور سب سے اہم سوال کی طرف لے جاتا ہے، ایک ایسا سوال جو ہمیں اس کے مضرات پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر سونا، جسے صدیوں سے حتمی محافظ سمجھا جاتا ہے، بحران کے پہلے ہی لمحے میں دھوکہ دے جائے، تو پھر اس جدید دور کی مالیاتی دنیا میں واقعی محفوظ کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید مستقبل کی مارکیٹیں اور آنے والے بحران ہی دیں گے۔